हेलो बच्चों, मैं हूं हृदय एससीजी इंस्टीट्यूट से। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रैंक होल्डर बैच में। और इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि हम करने वाले हैं बेटा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। एक चीज और क्लियर कर देता हूं कि हमने बेटा 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको उनकी वीडियो चाहिए तो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक देख सकते हैं। वहां से आपको जो है वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, वहां से आप वो चैप्टर कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में ये पार्ट 1 होने वाली है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जिसमें कि आज हम कवर करेंगे बेटा बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, और फ्रिक्शन क्या होता है वो भी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि बेटा फोर्स क्या होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई फोर्स इज डिफाइंड एज एक्सटर्नल कॉज दैट चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी वंस अप्लाइड। मान लो कि भाई जैसे कि आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही होगी, तो यहाँ पर क्या है कि भाई आप कोई भी बॉडी है, ठीक है, उस बॉडी की क्या कर रहे हो बेटा, स्टेट चेंज कर रहे हो फोर्स अप्लाई करने के बाद। नहीं समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसको सिंपल डेफिनेशन से डिफाइन करें कि पुश और पुल ऑफ ऑब्जेक्ट इज आल्सो नोन एज फोर्स। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहे हो या फिर धकेल रहे हो, ठीक है, तो वो भी आपका क्या कहलाया जाएगा, फोर्स कहलाया जाएगा। जैसे कि आप ये पिक्चर में देख पा रहे हो कि एक बच्चा है, वो एक बॉक्स को क्या कर रहा है बेटा, खींच रहा है, और ये जो बच्चा है ये इस बॉक्स को क्या कर रहा है, धकेल रहा है। ठीक है, तो ये जनरली आपका फोर्स हो जाएगा। फोर्स की डेफिनेशन कहोगे तो क्या हो जाएगी, पुश और पुल ऑफ अ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, फोर्स इज मेजर इन द डाइन। देखो डाइन इन सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम होता है आपका। देखो एक चीज और मैं बता दूं आप लोगों को कि जो फोर्स है, फोर्स की 2 यूनिट होती हैं। एक होती है बेटा CGS यूनिट, जिसमें आता है आपका ग्राम, सॉरी सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। एक होती है हमारे पास बेटा SI यूनिट। ठीक है, तो आप लोगों ने बहुत ज्यादा SI यूनिट सुना होगा। अगर इन दोनों में डिफरेंस आपको जानना है तो वो आपको क्लास 11th में जानने को मिलेगा। अगर आप चाहते हैं तो मैं उसकी भी शॉर्ट वीडियो बना के आपको दे सकता हूं। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि जो CGS यूनिट होती है फोर्स की, वो तो होती है बेटा डाइन, ठीक है, DYNE। लेकिन अगर SI यूनिट की बात करी जा रही है तो वो होती है बेटा आपकी क्या, न्यूटन। ठीक है बेटा, तो SI यूनिट का वो क्या होती है, फुल फॉर्म क्या होती है बेटा, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, तो इसको हम SI बोलते हैं। और अगर CGS की बात करूं तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। ठीक है, तो ध्यान से समझना बेटा कि डाइन और न्यूटन का जो रिलेशन होता है वो होता है बेटा, एक डाइन में आपके पास बेटा कितने होते हैं न्यूटन, 10⁻⁻5 न्यूटन होते हैं। ठीक है, तो ये रिलेशन पूछ लिया जाता है आपसे, MCQ में पूछ लिया जाता है। लेकिन जो फोर्स है एक्चुअल में, वो आपको समझ में आ गया कि फोर्स क्या है बेटा, किसी भी चीज को धकेलना और खींचना क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बेटा, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स। मैं आपको एक बात बता दूं, हमने जो फोर्स था उसको डिफाइन किया बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स में। ठीक है, तो बैलेंस्ड आपको वैसे भी नाम से भी पता चल रहा है कि जहां पर चीजें बैलेंस्ड है। फॉर एग्जांपल, मान लो लेट सपोज एक बच्चा मेरे पास ये है और एक बच्चा ये है। अगर इसने बेटा 10 न्यूटन का फोर्स अपनी तरफ लगाया और इसी बच्चे, जो दूसरा बच्चा है, इसने भी 10 न्यूटन का फोर्स अपनी तरफ लगाया, तो आप देख सकते हो ये जो रोप है, ये जो रस्सी है, वो ना इधर होगी और ना ही वो इधर होगी। तो क्या लिखा है हमने कि द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सिंग एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0। तो यहां पर क्या है, जो रिजल्टेंट फोर्स आया है, अगर देखो इधर होता तो भी ना कुछ वैल्यू होती फोर्स की। अगर फोर्स इधर चला जाता, मतलब रोप इधर चली जाती, तो भी कुछ ना कुछ वैल्यू होती। अब बीच में रही, न्यूट्रल रही, तो क्या होगी, ना हमारा ऑब्जेक्ट इधर खिसका ना हमारा ऑब्जेक्ट इधर खिसका। तो वो क्या होगा, जो रिजल्टेंट आएगा सारे फोर्सेस का, वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ऐसे फोर्सेस को हम क्या बोलेंगे बेटा, बैलेंस्ड फोर्स बोलेंगे। ठीक है, सेकंड क्या है, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी इज नॉट 0। यहां पर क्या होना चाहिए था, 0 होना चाहिए बैलेंस्ड में, और अनबैलेंस्ड में क्या होना चाहिए, नॉट 0। और ऐसे फोर्सेस क्या होंगे बेटा, हमारे अनबैलेंस्ड फोर्स होंगे। अब फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे होगे, एक इंसान है जो 50 न्यूटन फोर्स लगा रहा है इस तरफ, और एक दूसरा इंसान है जो 30 न्यूटन फोर्स लगा रहा है इस तरफ। तो देखो क्या होगा, किसकी तरफ ज्यादा खींचेगी रस्सी, हमारे जो 50 न्यूटन लगा रहा हो, क्योंकि वहां पर ज्यादा है। तो ये बेसिक चीजें समझ में आ गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एग्जांपल भी ले लेते हैं हम इसके कि बैलेंस्ड फोर्स के एग्जांपल क्या है, रेस्टिंग अगेंस्ट अ वॉल, ठीक है, लाइंग डाउन,
एयरक्राफ्ट इन स्टडी फ्लाइट, फ्लोटिंग इन वाटर, स्टैंडिंग इन ग्राउंड, टग्स ऑफ वॉर इक्वली, जो रस्सी खींचने वाला नहीं होता है, जो एक बच्चा यहाँ पर होता है एक बच्चा यहाँ पर होता है, तो अगर इक्वली है तो वो क्या करेंगे कि सारे अगर इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, लेट सपोज ये 10 न्यूटन का लगा रहे हैं, यहाँ पर 3-4 बच्चे हैं और ये भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या होगा कि रस्सी क्या है बीच में ही रहेगी। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर एक व्यक्ति को आपने और जोड़ दिया और मान लो जो है फोर्स ऑफ 10 की जगह कितना होगा 20 न्यूटन हो गया, तो ये वाली टीम जीत जाती है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल टग ऑफ वॉर इक्वली बैलेंस्ड टीम। फ्रूट हैंगिंग फ्रॉम अ ट्री, अगर क्या नाम है जो है पेड़ पे से जो है फ्रूट जो है हैंगिंग मतलब लटक रहा हो। वॉल हैंगिंग फ्रॉम द रोप, अगर मान लो रस्सी है, आपने जो है रस्सी नीचे टंगा रखी है और उस पर एक बॉल बांध रखी है, तो वो भी क्या है इसका एग्जाम्पल होगा बैलेंस्ड का। कुछ करेक्टरिस्टिक्स भी देख लेते हैं बेटा कि करेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती है इनकी, कि द कंडीशन ऑफ रेस्ट और मूवमेंट ऑफ आइटम डज नॉट चेंज विद बैलेंस्ड फोर्स। ध्यान से देखना बेटा, बैलेंस्ड फोर्स में क्या होगा आपका कि अगर कोई भी बॉडी रेस्ट पर है या फिर मूवमेंट पर है वो चेंज नहीं हो रही होगी। ठीक है, बैलेंस फोर्स डू नॉट परमिट एट मूविंग आइटम टू शिफ्ट द डायरेक्शन और स्पीड। जो बैलेंस्ड फोर्स होता है, फॉर एग्जांपल इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो ये मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है, अगर आप इस पर फोर्स लगा रहे हो बेटा और मान लो एक व्यक्ति इस पर फोर्स लगा रहा है, तो चलो मैं बना देता हूँ, एक व्यक्ति ये हो गया, एक स्टूडेंट ये हो गया। चलो इसने भी मान लो 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, इसने भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा वो यहाँ से खिसकेगा नहीं खिसकेगा, इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही होगी, इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही होगी। तो दैट इज द पॉइंट, इस वाले पॉइंट की बात हो रही है। ठीक है, नेट फोर्स एक्टिंग आर जीरो विद द बैलेंस्ड फोर्स। तो यहाँ पर देखो 10 न्यूटन का फोर्स यहाँ पर लगा और 10 न्यूटन का ही इस बच्चे ने लगाया, तो क्या है ऑब्जेक्ट जो है वो नेट, अगर मैं देखूंगा नेट फोर्स कितना निकल के आया बेटा, 0 निकल के आया। क्लियर हो गई ये वाली बात। ठीक है, तो यहाँ पर 0 फोर्स होगा। अगर अनबैलेंस्ड फोर्स के कुछ एग्जांपल की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि भाई राइडिंग अ स्केटबोर्ड, स्केटबोर्ड अगर राइड कर रहे हो तो वो इसका एग्जांपल हो जाएगा। बास्केटबॉल अप्रोच अ हुप, जो बास्केटबॉल होती है, तो अगर आपने देखी होगी बास्केटबॉल को जब आप हुप में डालते हो तो वो भी क्या होता है अनबैलेंस फोर्स का एग्जांपल होता है। कि एप्पल ड्रॉपिंग फ्रॉम अ ट्री, अगर एप्पल गिर रहा है पेड़ से, वो भी क्या है बेटा अनबैलेंस्ड फोर्स का एग्जांपल है। बॉलिंग बॉल स्ट्राइकिंग पिंस और विंड सफर मूविंग ऑन द ओशियन सरफेस, ये भी इसका एग्जांपल अनबैलेंस फोर्स का। टेनिस बॉल इन फ्लाइट, तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने पिक्चर बनाई हुई है कि ये कोई एक ऑब्जेक्ट था। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट पर कुछ फोर्सेस लग रहे हैं, एक फोर्स ये लग रहा है, एक फोर्स ये लग रहा है, एक ऊपर लग रहा है, एक नीचे लग रहा है, तो चारों तरफ क्या है अलग अलग फोर्सेस लग रहे हैं। तो जिधर ज्यादा फोर्स होगा, जैसे मान लो ये बॉक्स था जो अभी हमने बनाया, अगर ऊपर कुछ और फोर्स लग रहा है, नीचे कुछ और फोर्स लग रहा है, इधर कुछ और फोर्स लग रहा है, इधर कुछ और फोर्स लग रहा है, तो जिधर फोर्स मान लो ये F1 हो गया, मान लो एक फोर्स ये F2 हो गया और ये F3 हो गया और ये वाला जो फोर्स है वो F4 हो गया। ठीक है, तो जिस फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू ज्यादा होगी, ये बॉक्स जो है उधर ही खिसकेगा, तो दैट इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हमें। ठीक है, अनबैलेंस्ड फोर्स। नाउ अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो इस चैप्टर का वो है बेटा फ्रिक्शन। तो बहुत ध्यान से समझना फ्रिक्शन क्या होता है। ठीक है, तो मैंने थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा भी लिखा हुआ है जो कि आपके आगे काम आएगा। तो फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। अब जैसे मान लो पिक्चर में आप देख पा रहे हो कि मैंने दो ऑब्जेक्ट बना रखे हैं, एक ऑब्जेक्ट ये रहा और एक ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे की तरफ दिख रहा होगा आपको। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर मैंने यहाँ पर फोर्स लगाया, ठीक है, तो मोशन इधर होना चाहिए, यस और नो। तो फ्रिक्शन जो होगा बेटा वो क्या करेगा, हमेशा मोशन का अपोज करता है। अगर मान लो कि अगर ये पेन है, लेट सपोज ये इस तरफ जा रहा है, ठीक है, तो जो फ्रिक्शन होगा वो क्या करेगा, इसका अपोज करने की कोशिश करेगा। तो इसी तरह से ही आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो कि जो ऑब्जेक्ट था ये वाला, एक सेकंड में इसको ना रफ करके आपको अच्छे से समझा देता हूं कि देखो क्या हो रहा है बेटा। यहाँ पे दोबारा देखना कि यहाँ पर क्या था, एक ऑब्जेक्ट है ये वाला, ठीक है, और मोशन किधर हो रहा है हमारा, इस तरफ हो रहा है। तो जो फ्रिक्शन लग रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। फ्रिक्शन एक्चुअल में क्या करता है बेटा कि इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेस इन कांटेक्ट
इट एक्ट ऑन बोथ द सरफेसेस, ये दोनों सरफेसेस पर लग रहा होगा कि फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस इन द कॉन्टैक्ट। तो जो फ्रिक्शन होता है बेटा वो क्या है कि किस तरह का सरफेस है उस पर भी डिपेंड करता है। फॉर अ गिवन पेयर ऑफ सरफेसेस फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन द स्टेट ऑफ द स्मूथनेस ऑफ दो सरफेसेस, तो उसकी स्मूथनेस पर भी डिपेंड करता है। अब जरा लेट सपोज कि यहाँ पर एक सरफेस है, ठीक है, यहाँ पर एक लड़का खड़ा हुआ है। अब ये जो सरफेस है ना बेटा बहुत ज्यादा स्मूथ है, बहुत ज्यादा स्मूथ है, बिल्कुल चिकनी है। तो क्या ये इस पर चल पाएगा? लड़का जो स्टूडेंट होगा क्या वो इस पर चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। क्यों नहीं चल पाएगा? क्योंकि फ्रिक्शन नहीं लग रहा होगा। तो ये क्या काम कर रहा होगा बेटा? स्लिप कर रहा होगा, और स्लिप करने के से क्या होगा? ये गिर जाएगा। लेकिन ये क्या है, प्रॉपर वॉक नहीं कर पाएगा एक स्मूथ सरफेस पर। क्यों? क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन होगा ही नहीं। ठीक है, तो फ्रिक्शन का जो जनरल फॉर्मूला होता है एक तरह से फोर्स ही होता है फ्रिक्शन। तो क्या होता है? म्यू इंटू में एन। अब जरा ध्यान से देखना बेटा, म्यू म्यू होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और एन होता है आपके पास नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब होता है कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब इस तरह से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगती है। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा म्यू इंटू में एन, और एन क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पर? नॉर्मल। और जो म्यू मैं वर्ड बोल रहा हूं वो क्या हो जाएगा बेटा? आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये आपका काम का नहीं है, लेकिन आपको बता दिया गया है कि क्या नाम है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। अब एक चीज और कि इसकी यूनिट क्या होती है। तो यूनिट क्या हो जाएगी बेटा? जनरली इसकी यूनिट होती है न्यूटन। अब न्यूटन आप कहोगे बेटा फोर्स की भी तो होती है। हाँ बेटा, एक तरह से फ्रिक्शन भी क्या है आपका? फोर्स ही है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और समझो बेटा कि यहाँ पर जो फोर्स की यूनिट न्यूटन है, ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है। लेकिन एक दूसरी यूनिट और दे रखी है जो हमको बोला गया है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये वाली यूनिट कैसे आई है मैं वो भी समझा देता हूं। जब हम फोर्स के लॉज पढ़ेंगे, लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, तो उसमें हमारे पास दूसरा लॉ होगा एफ इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, तो ये भी मैं पढ़ाऊंगा। एम क्या है यहाँ पर? मास है, मतलब केजी। तो मास की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? केजी हो जाएगी। और ए क्या होता है बेटा? एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन की जो ऐसी यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाली जो यूनिट आती है वो कहां से आती है? एफ इज इक्वल टू एम ए से। ठीक है, समझ में आ गई? अच्छा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है बेटा वो 1 न्यूटन के भी इक्विवेलेंट होता है। ये वाली बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई। अब जो फ्रिक्शन है ना उसके कई सारे टाइप है। ड्राई फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन और फ्लूइड फ्रिक्शन। तो ये हमारे पढ़ने के काम के नहीं है। ये आप स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन ये आप क्लास 11th में पढ़ोगे जब आपके पास साइंस होगी। ठीक है, तो ये जो बच्चे साइंस लेना चाहते हैं वो फ्रिक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर तो इतना फ्रिक्शन का काम है भी नहीं। ठीक है, बस आपको यहाँ पर डेफिनेशन याद करनी है, ऐसा यूनिट याद करनी है, और एक दो क्वेश्चन याद करने हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं कि व्हाट हैपन व्हेन वी राइड अ बाइसाइकिल। अगर आप साइकिल चलाते हो तो क्या होता है? तो देखो क्या लिखा है हमने कि व्हेन वी स्टॉप पैडलिंग, जब हम क्या नाम है पैडल मारना बंद कर देते हैं तो बाइसाइकिल बिगन टू स्लो डाउन। तो जो साइकिल होती है वो क्या हो जाती है बेटा? स्लो डाउन हो जाती है। और ये क्यों हो रहा होता है? कि दिस इज अगेन बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। अब मान लो साइकिल है, तो साइकिल कैसे बनाऊं? चलो कोई बात नहीं। मान लो ये लड़का है जो कि साइकिल ऐसे करके बना सकते, तो ठीक है ना? साइकिल समझ गए ना आप लोग? तो ये साइकिल है। तो अगर ये साइकिल चल रही है रोड पर बेटा इस डायरेक्शन में, तो जो फ्रिक्शन होगा वो हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। अगर ये पैडल मारना बंद कर देता है तो ये स्लो डाउन होने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, तो क्या हो रहा होगा यहाँ पर? यही तो समझाने की कोशिश करी जा रही है। ठीक है, तो क्या हुआ कि अगर दिस इज अगेन बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, इन ऑर्डर टू कीप द बाइसाइकिल मूविंग वी हैव टू स्टार्ट पैडलिंग अगेन। और अगर हमें साइकिल जो है दोबारा से चलती हुई चाहिए तो हमें पैडल मारना स्टार्ट करना पड़ेगा। इट does appear that an object maintain its motion under the continuous application of unbalanced force। तो ये क्या है? एक एप्लीकेशन है इसकी अनबैलेंस्ड फोर्स की। तो अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फ्रिक्शन बेस्ड पर
सेकंड क्वेश्चन है कि राइट द सीजीएस यूनिट ऑफ द फोर्स। अभी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा था, क्या होती है, डाइन होती है, और मैंने आपको बताया था कि एक डाइन में आपके 10⁻⁻5 न्यूटन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द बॉडी इज फाउंड टू बी एसिलरेटेड। अगर कोई बॉडी है जो एसिलरेशन में है, ठीक है, इज द फोर्स एक्टिंग ऑन इट बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। अगर कोई एसिलरेशन में है तो सबसे पहले आप समझो एसिलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन में टी। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर कम भी हो रही है और ज्यादा भी हो रही है वेलोसिटी। ठीक है, तो फोर्स लग भी रहा है, कम भी लग रहा है, ज्यादा भी लग रहा है, तो ये किसका एग्जांपल होगा बेटा, अनबैलेंस्ड का होगा। ठीक है, याद रखना। नेम द फिजिकल क्वांटिटी दैट करस्पॉन्ड टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो क्या क्वांटिटी कहलाई जाती है, वो कहलाई जाती है बेटा आपकी क्या, फोर्स। और यही आप बेटा सेकंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ोगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जो सेकंड पार्ट आएगा इसका, उसमें मैं ये तीनों लॉज पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से डिटेल में। ठीक है, तो अभी बस आपको क्वेश्चन याद रखना है। अगला क्वेश्चन है बेटा आपका कि व्हाट हैपन व्हेन फोर्स आर बैलेंस्ड। क्या होगा जब फोर्स जो है बैलेंस्ड होगा, तो व्हेन टू फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट आर इक्वल इन साइज बट एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। देखिए बेटा फोर्स जो है, ध्यान से देखना, इसको मैं रफ कर देता हूं और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं आपको। ठीक है, तो ये कह रहा है कि फोर्स जो है अपोजिट है। अब जैसे लेट सपोज ये क्या है, बॉक्स है, ये इस तरफ लग रहा है एक फोर्स, और एक फोर्स जो है इधर लग रहा है, लेकिन दोनों फोर्स क्या है, इक्वल है। मान लो 10 न्यूटन यहाँ पर है और 10 न्यूटन यहाँ पर है, तो वही बात हो गई है कि व्हेन टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट आर इक्वल इन साइज बट एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट लग रही है, देन इट्स सेड टू बी अ बैलेंस्ड फोर्स। तो कैसे फोर्स होंगे, वो बैलेंस्ड होंगे। इफ द फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट आर बैलेंस्ड, a moving object continues to move at the same speed and in the same direction। तो ऐसे में क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा, अगर सेम फोर्स लग रहे हैं, दोनों तरफ सेम फोर्स लग रहे होंगे, तो ऐसे फोर्स क्या कहलाए जाएंगे, हमारे बैलेंस्ड फोर्स कहलाए जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपके बनते हैं, आ भी सकते हैं। तो इस पहले पार्ट में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिनको भी मैथ और साइंस की वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बताएं। और हमने एक रैंक होल्डर बैच बना रखा है, तो वहां से जाके आप वीडियोस देख सकते हैं रेगुलर बेसिस पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।